हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीज़ एंड आई की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो हमारे इकोनॉमी के लेसन कंटिन्यू है, अभी भी काफ़ी आर्टिकल्स बचे हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे देखा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग देखे थे हर एक स्टेट का, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की परफॉर्मेंस कैसी थी वो भी हम लोग ने देखा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, यानी कि फिर से देखेंगे कि कैसे लोन को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारे कंट्री में हमारे बैंकों की जो हालत बहुत बुरी है, जस्ट बिकॉज लोन के कारण नहीं, जो बैड लोन हो जाते हैं, यानी कि जो लोन ले लेते हैं लोग लेकिन बाद में उसको फिर से रिपेमेंट नहीं करते, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे बैंकों के लिए भी और आफ्टर ऑल हमारे इकॉनमी के लिए भी। तो उसके बारे में कुछ न्यू है, उसके बारे में देख लेंगे। साथ ही यहाँ पे जो PSL नॉर्म्स है उसको रिवाइज किया गया है कोविड-19 को देखते हुए, तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन बिल आया है, न्यू बिल है, अभी तक कानून नहीं बना है, बट क्या क्या इसमें प्रोविज़न रखा गया है वो देख लीजिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, येस दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपका टॉपिक है जिसमें कि व्हाट, वाई एंड हाउ, ये है क्या, क्यों है और कैसे है, ये तीनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग को देखनी है, जो भी डिस्कशन आपको देखना है हर एक मंथ की, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो बात करते हैं हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के बारे में। न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझिए। रिसेंटली RBI जो हमारे सेंट्रल बैंक है, यानी कि हर एक कंट्री का एक ऐसा मेन बैंक होता है जिससे कि सारे अदर्स बैंक जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं, तो RBI हमारे यहाँ है। यहाँ पे एक केवी कामत जो कमेटी है उसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, तो उनके द्वारा कुछ रिपोर्ट सबमिट किया गया है और वो भी किया तो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो बैंकों का लोन है उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके। जहाँ पे स्ट्रेस्ड आप देखोगे कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में देखा गया है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक के पहले भी हमारे बैंकों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। NPA से जूझ रहे थे। NPA स्टैंड फॉर ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ऐसा एसेट जो कि अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा लोन जो कि काफ़ी समय से उसकी जो पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड, वो भी पार हो चुकी है, यानी कि जब तक लोन यहाँ पे चुकता करना होता है तब तक वो दिन भी आपका पार हो जाता है, तो फिर उसको लेकर रख देते हैं बैंक जो है NPA के कैटेगरी में, जिसको कि बैड लोन भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो ख़राब लोन भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसके कारण हमारे बैंकों की स्थिति और भी बदतर हो चुकी थी, लेकिन कोविड-19 ने जो है रहा सहा कसर जो होता है ना, कि बचा खुचा जो उम्मीद भी थी उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर बैंकों को हम लोग को स्टेबल करके रखना है और बैंकों की कंडीशन अगर सही रखनी है, तो उसके पहले सबसे पहले हमें लोन के बारे में और लोन का जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे शॉर्ट आउट करना होगा। और देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो इससे पहले RBI के द्वारा एक रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस भी ये अनाउंस किया गया था, जो कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम था। यानी कि जो लेंडर्स होते हैं, एक तो बोरोवर होते हैं जो लोन लेते हैं, और जो लोन देते हैं उनको हम लोग लेंडर्स कहते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स था लेंडर्स के लिए, यानी कि लेंडर्स के लिए यहाँ पे इस तरीके का स्कीम लाया गया था कि उनको लोन कैसे देना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे था, लेकिन वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग था और ये कोविड-19 को ही देखते हुए लाया गया था। इससे पहले, यानी कि जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन अभी हम लोग देखेंगे, इससे पहले ऑलरेडी एक स्टेप आ चुका है कोविड-19 को लेकर। इसमें क्या था ना कि लेंडर को यहाँ पे अलाउ किया गया था कि कुछ रीपेमेंट टर्म्स जो है उनके बोरोवर का, उसको वो चेंज कर सकते हैं। और लेंडर्स भी को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया था कि जो बोरोवर्स के अकाउंट है ना उसको स्टैंडर्ड करें, स्टैंडर्ड जैसा देखें। और इसमें एक जो टैग होता है ना, उनको यहाँ पे टैग करने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिफ़ॉल्टर है, क्योंकि आप लोग समझो कि कोविड-19 के टाइम में सबको पैसे की कितनी कमी हुई है, बहुत सारे लोगों की जॉब चल गई वगैरह वगैरह। आप समझ ही सकते हो कि ओवरऑल सिचुएशन नेगेटिव में है। तो इस समय क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का जब लोन को रीपेमेंट करने का टाइम आया होगा और वो लोग अपने लोन को रीपेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, तो ऐसा क्या होता है कि बैंक वाले क्या करते हैं कि उनके अकाउंट को स्टैंडर्ड कर देते हैं, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड नहीं करते, मतलब कि उनके अकाउंट को क्या करते कि डिफ़ॉल्टर में डाल देते कि वो इतना टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने अपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया। तो यही चीज़ कहा गया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करना है, यानी कि एक मौका और देना है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बोरोवर थे उनका जो रिपेमेंट था लोन का, उनको यहाँ पे एज अ डिफ़ॉल्टर यहाँ पे नहीं रखना है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो अकाउंट है वो आपका कब यहाँ पे आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में टर्न होता है, यानी कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें कि आप लोन लिए हो और इसको ये कहा जाए कि अब आपका लोन NPA हो गया,
कहने का मतलब है कि 90 दिन के बाद, यानी कि 90 दिन यानी कि 3 महीने में अगर आपने यहाँ पे अपने लोन को रीपेमेंट नहीं किया तो आपका यहाँ पे लोन जो है ना वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाएगा। साथ ही साथ कामत यहाँ पे कमेटी है, देखिए याद रखिएगा जितने भी कमेटी का नाम होता है उसको आप याद रख सकते हो। कामत कमेटी है, उनके द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था कि एक फाइनेंशियल पैरामीटर की ज़रूरत है जिसको हम लोग रिजोल्यूशन प्लान में जो है उसको फैक्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बेंचमार्क रेंज भी होना चाहिए इस तरीके के पैरामीटर का। अब पैरामीटर कहने का क्या मतलब होता है, हर एक जगह आप देखोगे कि ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे कामत कमेटी के द्वारा ये कहा गया था कि कुछ ऐसे यहाँ पे आपका कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है, कैटेगरी होना चाहिए जिसको कि यहाँ पे हम लोग रेजोल्यूशन प्लान में उसको इस्तेमाल कर सके। तो एक अलग तरीके का पैरामीटर है, जैसे आप देखते हो कोई इंडेक्स आता है तो उसमें आपका बहुत सारा पैरामीटर होता है, चाहे आप लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात कर ले तो उसमें आपका न्यूट्रिशन है, स्कूल है, आपका लाइफ स्टैंडर्ड है, ये सारी चीज़ें आपका देखा जाता है। तो दीज आर पैरामीटर्स, यानी कि एक कैटेगरी है जिसमें कि लोगों को देखा जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी बैंकों में भी कैटेगरी रखना है जिसमें कि ये देखा जाएगा कि क्या क्या रेजोल्यूशन प्लान किस किस तरीके से लेना है। तो ये चीज़ कहा गया था कामत कमेटी के द्वारा। अब यहाँ पे लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक तरीके का प्रोसेस है जो कि कंपनीज या फिर इंडिविजुअल जो कि यहाँ पे फेस कर रहे हैं किसी भी तरीके का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, वो भी ब्रिंक ऑफ इंसॉल्वेंसी होने के लिए, तो उनके द्वारा यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कि उनको कम किया जाए, रीनेगोशिएट किया जाए उनके डेट का जो भी कर्ज है, और फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी को रीस्टोर किया जाए। यानी कि समझिए कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी कंपनी है, पहले से ही उतना अच्छा खासा उनका कंपनी नहीं चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि कोविड-19 ने उनकी कमर तोड़ के रख दी, और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चले गए। यानी कि उनकी कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिनका कोई बिजनेस है वो काम नहीं किया, वो इतना बूम नहीं कर पाया, तो जिससे क्या हुआ ना कि वो इंसॉल्वेंसी होने के कगार में, यानी कि इतना ह्यूज डेट में वो जो है कर्ज में वो डूब गया है कि अब वापस से जो है वो उनके पास ऐसा नहीं रह गया है कि वो अभी जो है रिपेमेंट अपना लोन कर सके। तो अब क्या है, कहा गया कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग कहने का मतलब है कि इसको फिर से जो है स्ट्रक्चर किया जाए, फिर से इसके लिए एक ढांचा तैयार किया जाए, जिसमें कि क्या है कि एक सिलसिलेवार तरीके से कि अब फिर से जो है जो लोग, आप लोग मान लो कि 2019 में जो लोन लिए हैं, अब उनका टाइम आ गया था कि 2020 में उनको चुकता करना है, तो अब क्या होगा ना कि फिर एक नए तरीके से कर लो कि 2020 में जो है दिसंबर से उनका एक रीस्ट्रक्चर कर लो कि जो 2019 के दिसंबर में लिए थे अब 2020 से उसको काउंट किया जाएगा, और आपके पास एक साल का टाइम है कि 2021 के दिसंबर में आप अपना जो है लोन को चुकता कीजिए, या फिर जब भी उनका टाइम होता है, हर एक लोन का अलग अलग होता है सीन, तो उस तरीके से आप चुकता करो। और जो डेट का कैटेगरी है जो कि आप देखते हो कि कर्ज में बहुत ज़्यादा चले गए, उनको कुछ टाइम देने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसी को लोन रीस्ट्रक्चरिंग कहा जा रहा है। बेसिकली आप देखोगे कि लोन को यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है जस्ट टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। इस महीने क्या होगा, इस साल क्या होगा कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जो है यहाँ पे डिमांड कम हो चुका है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग क्या करेंगे ना कि डिफ़ॉल्ट करना चाहेंगे, सोचेंगे कि चलो लोन देने का टाइम था, अब छोड़ो यहाँ पे टाइम है, तो किसी तरीके से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है, लोगों को यहाँ पे टाइम देना है कि चलिए आपके पास एक साल का टाइम है, तो इससे क्या होगा ना कि एक साल जो है वो सोचेंगे कि चलो ठीक है इस बार नहीं देंगे तो इसको डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, यानी कि इससे भागेंगे नहीं, एक साल और है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट ईयर कि कैसा कंडीशन होता है, तो लोन को पे करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेंटल मेकअप होता है। आप लोग इंडियंस को समझते हो कि कितना ज़्यादा चालाक होते हैं, तो लोन का वैसे भी जो है बैंकों का पैसा लेकर भागने में बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, तो बस उनको बहाना चाहिए होता है। तो इस समय क्या है ना कि जो डिफ़ॉल्ट करने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट करने से क्या होता है ना कि बैंकों में बहुत भारी प्रेशर आ जाता है, बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। आपको ये समझना होगा कि बैंकों में क्या है कि जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक बैंक अच्छे से काम नहीं करेगा, तो इसीलिए बैंकों में पैसा होना ज़रूरी है, और वो पैसे किससे आते हैं, जो हम लोन देते हैं वापस, उसी से वो पैसे आते हैं। साथ ही साथ क्या है कि कुछ की फाइंडिंग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है उनके द्वारा क्या क्या बात कहा जा रहा है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि उन्होंने यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है ना वो हमारे बेस्ट ऑफ कंपनीज़ को भी अफेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी को अफेक्ट किया है, बहुत बड़े बड़े कंपनी भी यहाँ पे जूझ रहे हैं। आप एक चीज़ ये देखे होंगे कि आप लोग अगर रेगुलर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न की अगर आप लोग कस्टमर हो और रेगुलर अगर आप बाई करते हो, तो क्या हुआ था कि जैसे अनलॉक प्रोसेस शुरू हुआ था, अनलॉक फर्स्ट, क्योंकि लॉकडाउन में तो सारी बंद हो चुकी थी क्योंकि कोई डिलीवरी नहीं हो पा रहा था, बहुत ही इमरजेंसी डिलीवरी थी, एसेंशियल कमोडिटीज़ का ही डिलीवरी था, और पेंट्री कार्ड वगैरह ओपन था। लेकिन आप लोग देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अनलॉक की प्रोसेस जब स्टार्ट हुई थी, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में जो है ना सेम प्रोडक्ट का दाम जो आपको पहले सस्ते रेट में दिया करता था, यानी कि 100 और 150 या फिर 200 500 तक का भी आपको इंक्रीज़ होते हुए दिखा था, यानी कि एक्चुअल प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देखने को मिल रहा था। तो ये क्या हुआ ना कि पैंडेमिक में आप सोचो कि जैसे
कि अमेज़न जैसे कंपनी भी, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी भी आप लोग समझ सकते हो, ई कॉमर्स कंपनी है, जो कि इतने बड़े यहाँ पे बिजनेस है, वो लोग ऐसा काम कर रहे थे क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। तो उनको ऐसा नहीं है कि छोटी ही कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बड़े कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और ये बिज़नेस आप देखोगे कि इस प्री जो यहाँ पे कोविड-19 की सिनेरियो है ना, उसमें उनको बहुत दिक्कत हुआ। और इसका इम्पैक्ट जो है ना, हम लोग बहुत सारे सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप समझो कि लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं ओपन था, सब कुछ बंद हो चुका था। तो उसके कारण आप देखो कि अमेज़न की जो डिलीवरी थी वो बहुत डिले भी हो रही थी। एसेंशियल कमोडिटीज़ की आपको जो आज के डेट में आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाता, या फिर 1 दिन के अंदर मिल जा 2 दिन के अंदर मिल जाता, वो उस समय नहीं हो पा रहा था, थोड़ा टाइम ले रहा था। तो उसमें क्या था कि लोगों की जो जॉब है वो रिस्क पे थी, क्योंकि उस समय लोगों के पास पैसे नहीं थे और इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, तो और पैसे नहीं आ पा रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो लोगों को और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उनको सामान नहीं मिल रहा था। तो हर तरीके से प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला और इम्पैक्ट जो है वो सेवरल सेक्टर्स में यहाँ पे निकल कर आया। तो इसके बाद भी देखिए कि 70% जो बैंकिंग सेक्टर्स के लोन थे ना, वो इम्पैक्ट हुए कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक के टाइम में ही हुए थे, इससे पहले जो है ऑलरेडी लॉकडाउन के पहले भी आप देखोगे कि 45% जो ऐसे बैंकिंग सिस्टम थे जो कि स्ट्रेस्ड में चल रहे थे इस पैंडेमिक के पहले। साथ ही साथ यहाँ पे लॉकडाउन के कारण 30% इम्पैक्ट हुए थे। तो ये जो कमेटी थी, इनके द्वारा यहाँ पे देखा गया कि जो फिनेंशियल रेशियो है ना, इन सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और कवरेज, जो कि यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान को असेस करने का, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। यानी कि फिनेंशियल रेशियो हर जगह का यहाँ पे पैसा देखा गया कि सॉल्वेंसी जो है, यानी कि इंसॉल्वेंट होना, लोगों के पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाना, तो जितने भी लोगों के पास यहाँ पे कर्ज का यहाँ पे बात हुआ, या फिर लिक्विडिटी की कितना यहाँ पे आपका जो है मनी इन्फ्यूज़ करना है, या फिर बैंकों में कितना लिक्विडिटी है, मनी की कितनी यहाँ पे आपका है, साथ ही साथ जो रिजोल्यूशन प्लान लेकर आना है उसमें कितना कवरेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। अब एक एक करके देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो में क्या है कि जैसे कि आप देखो कि टोटल डेट, यानी कि कितना अर्न हो रहा है इंटरेस्ट से पहले, या फिर डिप्रिशिएशन, या फिर टैक्स रेशियो। यहाँ पे आप देखो कि इंटरेस्ट जो दिया जाता है उससे यहाँ पे बैंकों को पैसा देते हैं। जैसे आप जाते हो बैंकों में और कुछ मनी डिपॉजिट करते हो, तो वो बैंकों में ही थोड़ी होता है, बैंक क्या करते हैं कि उसको लोन के फॉर्म में निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो चला गया लोगों के पास। अब जब लोन यहाँ पे लोन के लोग जब यहाँ पे आपका चुकता करेंगे, तो वो कुछ इंटरेस्ट भी तो देंगे। यानी कि आप अगर यहाँ पे 20,000 सबमिट किए थे, तो डिपॉजिट किए थे, तो 20,000 में कुछ इंटरेस्ट भी तो आया यहाँ पे। तो इंटरेस्ट क्या होता है, वो बैंकों के पास चला जाता है और आपका जो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो रह जाता है। तो यानी बैंकों के पास जो यहाँ पे पैसे आते हैं वो इंटरेस्ट से आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे टोटल जो डेट टू अर्निंग है, डेट यानी कि कितना कर्ज है और कितना अर्न हो रहा है, यानी कि कोई भी कंपनी का कर्ज कितना है और वो कितना कमा पा रहे हैं, वो कैसे देखा जाता है कि उनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। डिप्रिशिएशन का कहने का मतलब है कि टीयर एंड वियर, यानी कि आज के डेट में आप देखो कि आपने कोई भी सामान खरीदा, तो 1 साल के बाद जो है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाती है क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया, तो वियर एंड टीयर हो जाता है। टैक्स रेशियो है, यानी कि कितना टैक्स आप जमा कर पा रहे हो या फिर कितना टैक्स के स्लैब में आप आ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर रखा गया है। और इससे क्या है ना कि कंपनी की एबिलिटी देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म जो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो कितना झेल सकते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी को आपको देखना है ना, तो कंपनी का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, वो आप कैसे जज कर सकते हो, उसके इंटरेस्ट लेवल से आप जज कर सकते हो कि कितना उनको इंटरेस्ट आ रहा है, साथ ही क्या डिप्रिशिएशन हुआ है, कितना चीज़ें जो है ख़राब हुई है, टैक्स रेशियो कितना है, कितने वो टैक्स स्लैब में आते हैं और कितना उनको टैक्स देना पड़ता है। तो इससे किसी भी कंपनी की जो है ना इन शॉर्ट औकात पता चल जाती है। साथ ही लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो या फिर करेंट आप रेशियो कह सकते हो, जिसमें क्या है ना कि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होता है, अगर किसी भी तरीके का बैंकों में शॉर्ट टर्म जो अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको पूरा करने में कितना सक्षम है, ये चीज़ देखा जाता है लिक्विडिटी रेशियो से। कवरेज रेशियो क्या है? कवरेज रेशियो आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, यानी कि कितना आपका किसी भी कंपनी का जो है, कितना उनके पास जो है कर्जा है, उस तरीके के कर्जा को वो कितना कवर कर सकते हैं। देखिए डेट होता है, बहुत सारे कंपनी में वो डेट होता है क्योंकि लोन लेकर कोई भी बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो वो एक समय के बाद वो एबिलिटी उनके अंदर होता है कि चलो ठीक है, वो जितना भी लोन लिए है वो एक समय के बाद वो चुकता कर देंगे। लेकिन जिनका बिजनेस अगर ठप हो रहा है, जिनका बिजनेस डाउन हो रहा है, वो कैसे लोन को चुकता करेंगे? तो उनका तो एबिलिटी यहाँ पे नहीं है, आप देख सकते हो। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कवरेज रेशियो देखा जा रहा है कि किसी भी कंपनी का जो है उनका डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना है, इससे पता चल जाता है कि कंपनी की कंडीशन कैसी है। अगर ये हम लोग देखें
तो कमेटी के द्वारा यहाँ पे 26 सेक्टर्स को सेलेक्ट किया गया, जिसमें कि पावर, कंस्ट्रक्शन, एनबीएफसी, रियल इस्टेट सब है। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा फिनेंशियल पैरामीटर, जो कि यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान के लिए। तो ये सारी चीज़ों को देखकर, इतने सारे रेशियो को यहाँ पे कैटेगराइज करके, यहाँ पे आरबीआई के द्वारा नहीं, उनके द्वारा जो कमेटी बनाया गया था, कमेटी के द्वारा यहाँ पे 26 सेक्टर्स को लाया गया है शॉर्टलिस्ट करके, और उनमें जो है जितना भी लोन है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। फिर से उनमें जो है लोगों को टाइम दिया जाएगा कि अगर आपने लोन लिया है इस सेक्टर्स में, तो आपको इतना टाइम दिया जाएगा कि आप अगले साल या 2 साल 4 साल के बाद भी आप जो है अपना लोन दे सकते हो, अपना रिपेमेंट कर सकते हो। बहुत बार आप देखो होगे कि मोरेटोरियम दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो व्हाट इज़ दिस मोरेटोरियम? मोरेटोरियम भी क्या होता है कि लोन जो भी आप यहाँ पे कर्ज लेते हो, जो भी आपके ऊपर कर्ज है, या फिर कुछ भी आपको ईएमआई चुकता करना है, या फिर आपका जो है लोन चुकता करना है, तो उसके लिए कुछ रिलैक्स पीरियड टाइम दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। 3 महीने का मोरेटोरियम दे देते हैं कि आपको ईएमआई नहीं भरने की ज़रूरत है, जिससे क्या होता है कि लोगों के पास यहाँ पे उनके हाथ में पैसे हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, कि अगर सैलरी उनकी 50,000 है, तो वो क्या कर लेते हैं कि ईएमआई पे घर ले लेंगे, ईएमआई पे गाड़ी ले लेंगे, ईएमआई पे कुछ सामान ले लेंगे, और 50,000 जो उनका मंथली का आता है उसमें से वो क्या करेंगे कि यहाँ पे 10,000 घर का लोन चला जाएगा, यहाँ पे आप देखो कि 1500 किसी चीज़ में कट जाएगा, 2,000 किसी चीज़ में कट जाएगा। मतलब कि आप ऑन एन एवरेज देखो तो एक इंसान के हाथ में जो है ना, आप देखोगे कि 25 से 30,000 उनके हाथ में आता है, बाकी सब लोन में चला जाता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास पैसे कम है और उनकी सैलरी भी कट हो रही है। बहुत सारे तो ऐसे भी अच्छे अच्छे कंपनीज हैं जिनमें सैलरी कट हो चुकी है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जॉब लॉस हो चुके हैं। तो उनको ऐसा नहीं करने के लिए, क्योंकि ये सारा जो यहाँ पे भरपाई करना पड़ रहा है, लोन और ईएमआई भरपाई करना पड़ रहा है, वो अगर सरकार इस चीज़ में छूट दे दे, तो क्या होगा कि महीने का जो 50,000 है, लोगों के पास 50,000 तो आ रहा है। अब 50,000 आ रहा है तो लोगों के पास अगर हाथ में पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर यहाँ पे 25 से 30,000 है, तो ऑब्वियस है कि लोग जो है ना यहाँ पे कीवी खाना फ्रूट्स में बंद कर देंगे, या फिर आप लोग कुछ भी और महंगा फ्रूट जो है, स्ट्रॉबेरी वगैरह जो है, ये सारा खाना बंद कर देंगे। लेकिन आप 50,000 दोगे तो हफ्ते में 2 दिन जो है वो कीवी और स्ट्रॉबेरी तो खा लेंगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसी को कह रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग लोन। देखिए, लोन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा हम लोग एनपीए के इशू देखते हैं। हमारी भारत की एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनीय, इसको मैं कहूँगी कि एक ये है कि इसे पता नहीं कैसे छुटकारा मिलेगा और कब ये ओवरकम हो पाएगा एनपीए की इशू। तो इसलिए इससे रिलेटेड कुछ भी आर्टिकल आते हैं तो उसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि जो पीएसएल गाइडलाइन है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसको भी रिवाइज किया गया है। अब देखिए, नाम में ही मीनिंग समझिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है? लेंडिंग करना मतलब क्या होता है कि लेंड करना। जो यहाँ पे लोन देते हैं उसको हम लोग लेंडर कहते हैं, जो लोन लेते हैं उनको हम लोग बोरोवर कहते हैं। फाइन। अब कुछ सेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पे कमेटी के द्वारा 26 सेक्टर सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया गया, उसी तरीके से कुछ ऐसे सेक्टर है जिसको कि प्रायोरिटी देना है। तो ऐसे सेक्टर्स हमारे कंट्री में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि बैंकों को जो लोन देना है ना, उसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। फाइन। तो इसको, ये एक पीएसएल नॉर्म्स हमारे यहाँ चलता है। अब इसको रिवाइज़ किया गया है तो देख लेते हैं। आरबीआई के द्वारा यहाँ पे रिवाइज़ किया गया है, और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है, वो भी नेशनल प्रायोरिटी के लाइन में। तो चलिए देख लेते हैं कि पीएसएल है क्या और ये काम कैसे करता है। ये जो पीएसएल का कॉन्सेप्ट है, ये मेनली फोकस करता है कि यहाँ पे लेंडिंग बढ़ाने का, यानी कि बैंक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके, इसको इंक्रीज़ करने के लिए। और कुछ स्पेसिफाइड आपका जो यहाँ पे सेक्टर्स है उसी में, यानी कि जो भी कुछ इनलिस्ट किया गया है कि मान लीजिए कि एजुकेशन सेक्टर्स में आपको जो है वो एजुकेशन लोन दिया जाएगा, या फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या फिर एमएसएमई सेक्टर्स को। तो ऐसे कुछ यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स है जिनमें कि यहाँ पे बैंकों को लेंड करना है, ऐसी यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। तो इसको इनकरेज करने के लिए इस तरीके का जो है पीएसएल नॉर्म्स होता है, ठीक है? अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे की फीचर्स है इसके मेथोडोलॉजी में। अब पहले यहाँ पे ये देख लीजिए कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में कौन कौन से कैटेगरी है, तब आप आगे समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहला एग्रीकल्चर है, साथ में यहाँ पे एमएसएमई है जिसको माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं। देन यहाँ पे एक्सपोर्ट क्रेडिट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और कुछ अदर्स है, कुछ और भी सेक्टर्स यहाँ पे छोटे मोटे होंगे, उसको इंक्लूड किया गया। तो इस तरीके से आप लोग देखो कि यहाँ पे पीएसएल नॉर्म्स को जो है, यहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसको यहाँ पे आपका कैटेगराइज किया गया है। अब देख लेते हैं कि की फीचर्स क्या है। ये जो कुछ नया यहाँ पे मेथोडोलॉजी लाया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक के लोन में है, जो बैंक यहाँ पे लोन देती है, तो जब आप वापस उनको दोगे तो ऐसे नहीं दोगे, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल पे नहीं दोगे, कुछ ना कुछ तो आपको इंटरेस्ट देना ही होगा।
तो यहाँ पे जिस दर पे इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक लोन जो देते हैं ना, और ये यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है आरबीआई का, उनके द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है, वो भी टाइम टू टाइम, कि कितना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट का रेट कितना होना चाहिए। समटाइम्स ये 6% होता है, समटाइम्स 8% भी होता है। तो कैसे बढ़ाना है घटाना है, ये आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऐसा टाइम टू टाइम करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर्स गाइडलाइंस जो है ना, इसमें आप देखो ये कोई भी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल नहीं होता है कि ये चलो 8% रखते हैं, 7% रखते हैं, ऐसा प्रेफरेंस नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है। जो प्रोविज़न है पीएसएल का, ये हर एक आप देखो कमर्शियल बैंक में होता है, जिसमें कि आपका रीजनल रूरल बैंक भी हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हो गया, लोकल एरिया बैंक भी हो गया। साथ ही प्राइमरी में भी देखने को मिलेगा जो कोऑपरेटिव बैंक है, और वो भी अदर देन जो सैलरी अर्नर बैंक है, जिसको लाइसेंस किया गया है कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कौन कौन से ऐसे बैंक है जिसमें कि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स लिस्ट रखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कमर्शियल बैंक है, जिसमें कि आपका रीजनल रूरल बैंक देखने को मिलेगा, आरआरबी कहते हैं, जो कि आपका हर एक गाँव गाँव में होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, छोटे छोटे बैंक होते हैं जो कि फाइनेंस करने के लिए होते हैं, और कुछ लोकल एरिया में छोटे छोटे यहाँ पे बैंक होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सारे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जो कि आरबीआई के कानून के तहत चलते हैं, और फॉरेन बैंक जो कि आज के डेट में हमारे इंडिया में है, उनको यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि वो जो अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का यहाँ पे 40% जो है ना, वो इस सेक्टर्स को लेंड करेंगे। कहने का मतलब है कि बैंकों के पास टोटल क्रेडिट जितना होता है, उसका नेट क्रेडिट जो है ना, यहाँ पे एडजस्टेड नेट क्रेडिट, यानी कि कुछ यहाँ पे मान लीजिए कि 100 रुपया बैंकों के पास है, तो कुछ यहाँ पे अलग करके, यानी कि 30 रुपीज़ अगर बैंकों के पास ये आपका रखा जाता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट के हिसाब से, तो इसका जो है 40% यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपका प्रायोरिटी लिस्ट है, इसी में आपको लेंड करना है। ये सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए है। रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या है कि 75% करना है, क्योंकि आप लोग समझो कि ये आप लोग का रूरल एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी के लिए जो लोग यहाँ पे लोन लेते हैं, किसान भाई, एमएसएमई सेक्टर्स में जो लोन लेते हैं, वो आपके रूरल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे तो अर्बन एरिया में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस तरीके का जो प्रायोरिटी सेक्टर्स रखा गया ना, वो ऐसा रखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके। इसलिए यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक है, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, तो इसमें यहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा रखा गया है, 75% तक का रखा गया है कि वो पीएसएल में जो है लेंड करेंगे। टोटल पीएसएल टारगेट अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का देखोगे तो इसको भी इंक्रीज़ किया गया है। आज के डेट में 40% है जो कि एडजस्टेड नेट बैंकिंग बैंक क्रेडिट का है, वो भी यहाँ पे 75% तक किया गया है। और कब तक, तो 31 मार्च 2024 तक ये किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, ये जो बात बताया जा रहा है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बताया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो हो सके, यानी कि क्रेडिट का जो है इस प्रायोरिटी सेक्टर्स, यानी कि इस सेक्टर्स को प्रायोरिटी दिया गया है। जैसे कि आप लोग का क्या है कि हर एक दिन में आप लोग कुछ भी काम करो, लेकिन नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर स्टडीज़। तो प्रायोरिटी आपको अपने स्टडीज़ को देना है। तो पूरे 24 घंटा में आप कुछ भी करो, नाचो गाओ, खाओ खेलो, लेकिन 8 घंटे 7 घंटे तो आपको स्टडी को देना ही है। तो प्रायोरिटी होगी आपको हर एक दिन देना है आपको, ठीक है। तो हर एक दिन जैसे मैं भी प्रायोरिटी देती हूँ कि आपके लिए लेसन लेकर आना है, वो भी 4 बजे ही लेकर आना है, तो ये मेरी प्रायोरिटी है जो कि मैं आप लोग को देती हूँ यहाँ पे। तो आप लोग की प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि आप लोग को लेसन जो है उसी दिन देख लेनी है जब मेरे द्वारा यहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो यही बात होती है कि कंटिन्यूस फ्लो होते रहना चाहिए बैंक में, और इस तरीके का जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है ना, वो कहीं भी डिसॉल्व नहीं हो, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसको फ्लो करने के लिए इस तरीके का आपका रखा गया है चार्ट। शॉर्टफॉल अगर हम लोग देखें पीएसएल टारगेट में, तो बैंक्स जिसमें कि किसी भी तरीके का शॉर्टफॉल होता है लेंडिंग में, यानी कि वो अगर लेंड नहीं कर पा रहे हैं, जितना लोन चाहिए उस हिसाब से लोन नहीं दे पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे एलोकेटेड अमाउंट होता है किसी किसी सेक्टर्स में, तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना टाइम टू टाइम इसको भी डिसाइड किया जाता है कि चलो ठीक है, बैंकों के पास कम पैसा है, तो वो शॉर्टफॉल जो देखने को मिलता है कि बैंकों के पास कम पैसा है और वो कम लोन दे रहे हैं, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसको भी टाइम टू टाइम जो है वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं। और अमाउंट जो कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, इसको भी यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया गया है नाबार्ड के साथ, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो ये आपका नाबार्ड होता है। उसके साथ यहाँ पे आपका जो है डेवलपमेंट फंड के लिए यहाँ पे आपका जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को कंट्रीब्यूट किया जाता है कुछ अमाउंट, तो वो भी यहाँ पे आप देखो कि जब शॉर्टफॉल होता है ना, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टाइम टू टाइम इसको भी डिसाइड किया जाता है। नॉन अचीवमेंट यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जैसे कि आप देखोगे क्या कि 40% तक यहाँ पे आपका कमर्शियल बैंक में करना है, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 75% यहाँ पे आरआरबी है, कोऑपरेटिव बैंक है, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है। तो ऐसा थोड़ी कि ये लोग अपने टारगेट को मीट कर ही लेते हैं हर एक
साल कहीं ना कहीं ऐसा चूक तो होता ही होगा। जैसे आप लोग के साथ भी चूक होता होगा कि हर एक दिन 8 घंटे तो नहीं पढ़ते होंगे, किसी दिन तो आप लोग फांकी ज़रूर मारते होंगे। तो अगर मान लीजिए कि नॉन अचीवमेंट होता है प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट का या फिर सब टारगेट का, तो इसको भी यहाँ पे देखा जाता है टाइम टू टाइम, और यहाँ पे ग्रांटिंग भी किया जाता है, रेगुलेटरी क्लियरेंस है, अप्रूवल है, तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए ये भी देखा जाता है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे वॉच किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। तो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? इस मैकेनिज्म के अंदर क्या है ना कि जो सेलर है वो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्लिगेशंस को अगर वो फुलफ़िल कर लेते हैं सेल करने में, और बायर्स अगर वो उस ऑब्लिगेशंस को ख़रीद लेते हैं, यहाँ पे कोई भी रिस्क का ट्रांसफ़र नहीं होता है या फिर लोन असेट का, तो इसको यहाँ पे जो है इस मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे PSL सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये क्या है ना कि बैंकों को यहाँ पे अनेबल किया जाता है कि वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट को अचीव करें, और सब टारगेट को भी, यानी कि टारगेट के अंदर भी टारगेट है तो सब टारगेट को भी यहाँ पे अचीव करें। और साथ ही साथ इससे क्या है कि सरप्लस बैंक को यहाँ पे इंसेंटिवाइज भी किया जाता है, कुछ यहाँ पे सरप्लस दिया जाता है। जो बैंक यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग को बेटर तरीके से कर लेते हैं, बेटर तरीके से अचीव कर लेते हैं, 40% 75% जो भी टारगेट है 1 साल का, 1 महीने का, 2 महीने का, वो अगर कर लेते हैं तो उनको इस तरीके का सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट के तहत उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज भी किया जाता है, कुछ एडिशनल जो है फिनेंशियल एड भी दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अगर हर एक हफ्ते का अगर आप लोग अपना कुछ जो सेक्टर्स है उसको, जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर्स है उसको अगर आप लोग अचीव कर लेते हो, तो आप लोग को भी खुद को जो है ना कोई तोहफा ज़रूर देते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि अप्रिशिएशन होता है। वेट मत कीजिए कि कोई और आपको अप्रिशिएट करेगा, आप खुद को अप्रिशिएट करो, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो क्या चेंज किया गया है ये देख लेते हैं। इस रिव्यू में अगर हम लोग देखें तो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन कंसीडर किया गया है, और ये रिकमेंडेशन दिया गया है एक एक्सपर्ट कमेटी जिसको यहाँ पे हेड कर रहे थे यूके सिन्हा, वो भी एमएसएमई के ऊपर, और एमके जैन है जो कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, उनके द्वारा यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर देखा गया है। तो ये सारे लोग जो है यहाँ पे कुछ कमेटी है जो कि इनके ऊपर यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है, और इसको आरबीआई के द्वारा कंसीडर भी किया गया है। फ्रेश कैटेगरी यहाँ पे रखा गया है PSL कैटेगरी में। तो सबसे पहला है कि बैंक फाइनेंस, यानी कि यहाँ पे स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं, जो न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उनको यहाँ पे 50 करोड़ तक का यहाँ पे बैंक फाइनेंस करना है। फार्मर्स को जो लोन देना है वो भी सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, और हाँ, सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए तो उनको यहाँ पे लोन देना है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को अगर यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो ये फ्रेश कैटेगरी है जो कि इस बार यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आप लोग को पता है कि सोलर पावर प्लांट यानी कि सोलर एनर्जी के लिए, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है, तो हमारा 100 गीगावाट तक का यहाँ पे टारगेट है कि इसको पूरा करना है। तो इसमें क्या है ना कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए यहाँ पे PSL नॉर्म्स के अंदर इसको टारगेट में रखा गया है। साथ ही कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, जो कि आप लोग देख रहे हो कि बायोगैस भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया जा रहा है, कि इनको भी प्रायोरिटी दिया जा रहा है। साथ ही स्टार्टअप है, स्टार्टअप तो आप लोग समझ रहे हो कि हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को आज के डेट में बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और सरकार के द्वारा भी थोड़ा अटेंशन दिया जा रहा है। तो ये 3 कैटेगरी इंक्लूड किया गया है जिसको आपको याद रखना है। हायर वेटेज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रायोरिटी सेक्टर्स जो क्रेडिट है, इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी सेक्टर्स जो क्रेडिट है उसको असाइन किया गया है, और वो भी आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है असाइन किया गया है। ये जो टारगेट है इसमें आप देखो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी है, कुछ वीकर सेक्शन भी है जिनको यहाँ पे फेस्ड मैनर में इस तरीके का रखा जाएगा कि लेंडिंग दी जाएगी। साथ ही हायर यहाँ पे क्रेडिट लिमिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे FPO के लिए है, जिसको कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी कहते हैं, तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा वो भी हायर क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पे FPO क्या होता है कि क्लस्टर ऑफ फार्मर्स होते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। लोन लिमिट आपका यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को किया गया है, और जो लिमिट है वो यहाँ पे डबल भी कर दिया गया है। इंप्रूवमेंट अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो क्रेडिट लिमिट यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया, जो भी आयुष्मान भारत में है, तो इसको भी यहाँ पे डबल कर दिया गया। तो यानी कि जो लिमिट लगाया गया था उसको यहाँ पे अब डबल लिमिट लगाया जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, तो व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम दिस रिवीजन, यानी कि ये सारे तो रिवीजन किया गया, न्यू कुछ ऐड किया गया, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले यहाँ पे किसान भाई को सपोर्ट होगा, यानी कि प्रोविजंस जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा अगर सोलर पावर प्लांट, तो उनके लिए बेटर होगा कि उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है दिन भर वो चार्ज करेंगे, और उनको जो है बिजली का उनको बिल देना पड़ता है वो नहीं होगा। इरीगेशन फैसिलिटी भी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाएगा, उसके लिए भी उनको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ
पे एफपीओ वगैरह जिसके आज की डेट में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उनको भी हायर क्रेडिट लिमिट रखा गया है। साथ ही जो रीजनल डिस्पैरिटी है, कहीं कहीं आप देखते हो कि आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट को, कुछ ज़िले को यहाँ पे एक आइडेंटिफाई किया गया कि वहाँ पे इस तरीके का क्रेडिट की ज़रूरत है, वहाँ पे लोन की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों को, चाहे वो वीकर सेक्शन हो, तो उन लोगों को अगर लोन की ज़रूरत है तो उनको भी इसके तहत दिया जाएगा। साथ ही इन्वायरमेंटली फ्रेंडली यहाँ पे लेंडिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि कुछ सेक्टर्स में इंकरेजमेंट होगा, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर बायोगैस जो प्लांट है उसका डेवलपमेंट सही तरीके से होगा। तो इसमें जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें टोटल 17 गोल है, उसको यहाँ पे हम लोग इस टारगेट को पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी बहुत हेल्प होगा। ये जो गाइडलाइन यहाँ पे रिवाइज़ किया गया है, तो इससे इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा, क्रेडिट फ्लो अच्छे से हो पाएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 के टाइम में हम लोग देखें कि बहुत सारे हॉस्पिटल में जो है कोविड पेशेंट को रखने के लिए भी स्पेस नहीं था, बेड की कमी हो रही थी, डॉक्टर्स की कमी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ से फुलफ़िल हो पाएगी। ओके, तो ये बहुत अच्छी आर्टिकल थी जिसमें कि आप लोग पीएसएल के बारे में पूरा देख चुके हो। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो पीएसएल क्या है, इसमें कौन कौन से यहाँ पे सेक्टर्स आते हैं और की फीचर्स क्या है, साथ ही यहाँ पे सर्टिफिकेट क्या होता है, चेंजेस क्या क्या किया गया है और इससे क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।